क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 102 से 102, एक तीव्र फुसफुसाहट। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें बस यही चाहिए? एडम ने परित्यक्त इमारत पर नजर डालते हुए डीन से पूछा। डीन ने अपना फोन चेक किया। रात 9:30 बजे। अभी भी लगभग 2 घंटे पहले चंद्रमा 11:21 बजे अपने चरम पर पहुंच गया था, जो कि ब्लड मून का पूर्ण शिखर था। उसकी गर्दन की धड़कन तेज हो गई। यह था एडम। उसने गली के मुहाने की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मैं अंदर जा रहा हूं। तुम यहां बाहर रहो। अगर कोई पास आता है। एडम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। उन्हें चुप कराओ। समझ गया। डीन की निगाहें टिक गईं। और चुप्पी से मेरा मतलब है कि उन्हें मार गिराओ। कोई शोर नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई गवाह नहीं। समझ गया, एडम ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह भित्तिचित्रों से सना हुआ दीवार के खिलाफ वापस झुक गया। उसकी उंगलियां पहले से ही प्रत्याशा से लचक रही थीं। डीन इमारत की ओर मुड़ा। परित्यक्त खोल एक भूली हुई वेदी की तरह दिखाई दे रहा था। खिड़कियां टूट गईं, छत के कुछ हिस्से वर्षों की उपेक्षा के कारण आंशिक रूप से ढह गए। लेकिन इसका मूल भाग अक्षुण्ण था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि नीचे की जमीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। वह दहलीज पार कर गया और अपने पैरों के नीचे से कांच को कुचलने लगा। एडम ने उसे छाया में गायब होते देखा। उसके सीने में ईर्ष्या का एक टुकड़ा चमक रहा था। कुछ ही दिन पहले उसने घोस्टेड रेडर को कागज की तरह काले बाजार में डीन की क्षमता को तोड़ते हुए देखा था। वह क्षमता, वह शक्ति थी। अगर मेरे पास भी वह होता तो अच्छा होता, एडम ने खुद से कहा। उसकी आंखें शहर के क्षितिज के ऊपर उठ रहे रक्तलाल चाप की ओर थीं। चांद ठंडी भयानक छटा के साथ स्पंदित हो रहा था, मानो मरता हुआ सूरज अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। अफवाहें सच थीं। यह न केवल अधिक चमकीला था, बल्कि भारी भी लगा। फिर भी डीन ने उससे अन्यथा कहा था। तुम्हारे पास शेपर का खून है, उसने लगभग निराश होकर कहा था। आपकी ऊर्जा आपकी हड्डियों और नसों से चिपकी रहती है। आप शारीरिक हैं, सहज ज्ञान युक्त नहीं। तो क्या हुआ? एडम को श्रेणियों की परवाह नहीं थी। रीडर, शेपर, कंड्यूट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ति ही शक्ति थी। यदि यह रात उसे अनुमति दे सके तो वह इसे ले लेगा। कोई भी रूप, कोई भी कीमत। हवा का रुख बदल गया। अपने साथ हल्की लोहे की ताना आध्यात्मिक दबाव की गंध लेकर आई। एडम ने अपने कंधे घुमाए और अपनी जगह पर बैठ गया। उसकी आंखें सड़क पर नजर रख रही थीं। कोई नागरिक नहीं। अच्छा। इस बीच इमारत के अंदर डीन खोखले हुए फर्श के केंद्र में घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने अनुष्ठान पट्टिका रखी, एक कच्चा आयताकार पत्थर जिस पर नक्काशी और प्रतीक अंकित थे, जिसमें अवशेष ऐसे ही के साथ हल्का खून बह रहा था। स्क्रिप्ट पुरानी नेक्सियन बोलियों का मिश्रण थी, जो उन कब्रों से कॉपी की गई थीं जिन्हें तियान परिवार ने एक बार बंद कर दिया था। उसने उस मोम लगे कपड़े को खोल दिया जिसमें उसके उपकरण रखे हुए थे। नमक से काली की गई 3 मोमबत्तियां, स्पिरिट पत्थर के पाउडर से सजी सफेद चाक की एक अंगूठी और एक पतली खंजर जिसकी मूठ में एक पायदान खुदा हुआ था। डीन ने सांस ली। धीरे से। अनुष्ठान रक्त की मांग करेगा, लेकिन इससे भी अधिक यह स्पष्टता की मांग करेगा, एक ऐसा क्षण जहां आत्मा दुनिया के साथ जुड़ जाती है। वह पहले से ही लय महसूस कर सकता था। उसका नेक्सस कोर उसकी त्वचा के नीचे फंसी हुई लौ की तरह टिमटिमा रहा था। आज रात। वह फुसफुसाया, प्रत्याशा से कांपती आवाज में, मैं उस पर दावा करता हूं जो मेरा है। उसके ऊपर रक्त चंद्रमा ऊंचा उठने लगा। उसकी लाल चमक दिव्य निर्णय की तरह टूटी हुई छत से रिस रही थी। उन्होंने आंखें मूंद लीं। नीचे की जमीन अब गर्म महसूस हो रही थी, जिसमें जीवन की हल्की हल्की हलचल हो रही थी। वह जानता था कि इस जगह का इतिहास है, उस प्रकार का जो वापस फुसफुसाया। और डीन सुनने के लिए तैयार था। वह अभी तक यहाँ नहीं है,
पुरानी परित्यक्त इमारत के प्रवेश द्वार पर नजर डालते ही ट्रॉय ने भौहें चढ़ा लीं। मुझे मत बताओ कि उस आदमी को अपने दोस्तों की परवाह नहीं है। शांत हो जाओ, मेंडेज ने कहा। और तुम्हें यहां रहना ही नहीं था। आखिरकार तुम अभी भी घायल हो। ट्रॉय को यह कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके यहाँ होने का कारण यह था कि वह कम से कम उस भूत को पकड़ने के बाद उसे एक तमाचा मारना चाहता था। वाइपर का एकमात्र निर्देश उसे अक्षुण्ण रखना था। अगर उन्होंने पहले उसे पीटा तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब तक उसके अंग पूर्ण हैं, तब तक वाइपर ठीक रहेगा। परित्यक्त आंगन के दूर से एक धीमी सी सीटी गूंज उठी। क्या आप वाकई एक बच्चे से उलझ गए हैं? ट्रॉय क्रे ने एक जंग लगी बीम के सामने अपनी भुजाएं मोड़कर झुकते हुए उपहास किया। उसकी तेज आंखें ब्लड मून की चमक के नीचे चमक रही थीं। धिक्कार है ट्रॉय, यह एक नया रिकॉर्ड है। ट्रॉय ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसका जबड़ा हिल गया। बात करते रहो और अगला नंबर तुम्हारा होगा। क्रे केवल हंसा। अगली बार नागरिकों के सामने मछली की तरह फ्लॉप न होने का प्रयास करें। बस, मेंडेज ने बीच में कहा। उसका ध्यान इमारत के सामने वाले दरवाजे पर केंद्रित था। हम उसे पकड़ने के लिए यहां आए हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं। ट्रॉय एक्सहेल्ड थ्रू हिज नोज एंड लुक्ड अवे। पिछली रात की मुठभेड़ के बाद उनकी पसलियों में अभी भी दर्द हो रहा है। एंड हिज लेग, डैम दैट रीडर। उसके पास अभी भी ऐसे क्षण थे जहां ऐसा महसूस होता था जैसे ऊर्जा को उकेरा गया था और वापस गलत तरीके से सिल दिया गया था। He'd replayed that moment too many times. वह बच्चा भूत ऐसे चला जैसे वह उनके शरीर के हर कमजोर बिंदु को जानता हो। उसने उन्हें देखा होगा। ऐसी क्षमता बहुत उपयोगी हो सकती है अगर समझदारी से उपयोग किया जाए। क्या होगा यदि भूत पुलिस के पास चला गया या कियान परिवार के पास? Please subscribe the Novel Explainer channel. Medes snorted and finally turned. और उन्हें बताएं कि कुछ नेक्सियन लोगों ने उसके दोस्त का अपहरण क्यों किया। He shook his head, amused. वह इतना मूर्ख नहीं है। वह अभी जागा है। अगर वह पुलिस के पास जाता है तो उसके पीछे सिर्फ हम ही नहीं होंगे, पूरी परिषद होगी। और हमें यकीन है कि उसने कल रात से अपनी संपत्ति नहीं छोड़ी है। अगर वह होशियार है तो वह ब्लड मून के दौरान काले बाजार के करीब नहीं पहुंचेगा। क्रे मुस्कुराया। बिल्कुल, ब्लड मून आ गया है। आज रात गलत तरीके से छींकने के कारण वे उसे जेल में डाल देंगे। मेंडेज ने आगे कहा, वह अहंकारी है। शायद सोचता है कि अजीब पाठक क्षमता उसे अछूत बनाती है। अरे, शायद वह सोचता है कि वह पिछली बार की तरह हम सभी को अपने साथ ले सकता है। उसने ट्रॉय की ओर इशारा किया। लेकिन इस बार हम तैयार हैं। एंकर स्टोन्स जगह पर हैं। हमारे कोर चंद्रमा के ऊपर होने पर भी नहीं झिलमिलाएंगे। ट्रॉय ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एंकर पत्थर। उनकी भीतरी जेबों में छिपे छोटे जेटकाले क्रिस्टल एक दुर्लभ विलासिता थे। वाइपर मेड श्योर एवरी ऑपरेटिव टुनाइट हैड वन। जब तक वे उन्हें अपने साथ रखेंगे, ब्लड मून का जबरदस्त उछाल उनके कोर को अस्थिर नहीं करेगा। ऑल दे हैड टू डू वॉज फिनिश द मिशन। वह सिर्फ एक सनकी है जो एक बार भाग्यशाली हो गया। ट्रॉय ने फिर से समय देखते हुए बुदबुदाया। रात 10:12 बजे। ब्लड मून वुड पीक इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। फिर गड़गड़ाहट हुई। टायरों की तेज चीख खोखली हवा में गूंज उठी। अगले ही सेकंड एक मोटर बाइक जंग लगी बाड़ को तोड़ते हुए टूटे हुए प्रवेश द्वार से बाहर निकल गई। मेंडेज की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? द राइडर वोर ऑल ब्लैक। जैसे ही बाइक का इंजन किसी जानवर की तरह फुंफकारने लगा, चंद्रमा की रोशनी क्रोम एग्जॉस्ट से चमकने लगी। जैसे ही पहिए कुछ देर के लिए उठे, कंक्रीट बिखर गई, टूटे हुए फर्श से उछलकर अंतरिक्ष के केंद्र में रुक गई। हवा में धूल छा गई। भूत आ गया था। लेकिन इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, इससे पहले कि एक भी शब्द उनके होठों से निकल पाता, मैथ्यू ने अपने हाथ से कुछ उछाल दिया। एक छोटा चांदी का कनस्तर हवा में उछला, एक धात्विक खनक के साथ जमीन से टकराया और एक तेज फुसफुसाहट के साथ फट गया। अध्याय 103 से 103 लापरवाह और मूर्ख। गाढ़ा और अंधेरा कर देने वाला धुआं बाहर की ओर फूटा।
यह ज्वार की लहर की तरह उछला और कुछ ही सेकंड में अंतरिक्ष को निगल गया। लगभग तुरंत ही दृश्यता शून्य हो गई। मेंडेज ने शपथ ली, क्रे सहजता से पीछे हट गया। ट्रॉय की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने गतिविधि पर नजर रखने की कोशिश की, लेकिन कोहरे ने सब कुछ दबा दिया। तभी एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे पकड़ लो। इंजन फिर गर्जना करने लगा। जैसे ही मोटरसाइकिल आगे बढ़ी, धुआं तेजी से फैला और जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। जब तक धुआं छंटना शुरू हुआ, वह जा चुका था। मेंडेज ने दांत पीस लिए। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। उन सभी ने सोचा कि यह नया नेक्सियन टकराव के विचार से डर जाएगा, खासकर ब्लड मून के तहत। लेकिन कोई नहीं। इसके बजाय उसने सीधे हमला किया, अपनी चाल चली और स्पष्ट दृष्टि से भाग निकला। कितना निडर शावक है, मेंडेज ने व्यंग्य किया। इसका कोई मतलब नहीं था, कोई रणनीति नहीं, बस अराजकता। और किसी तरह इसने इसे और भी बदतर बना दिया। खैर, वह एक युवा बाका उत्तराधिकारी से क्या उम्मीद कर सकता है। हटो, उसका अनुसरण करो। अभी। क्रे ने पहले आगे बढ़कर शॉट मारा। उसके जूते फुटपाथ से टकरा रहे थे। फिर उसके पैर सिकुड़ गए। एक धक्का देकर उसने खुद को हवा में उछाल दिया। उसकी आकृति छतों पर उभरी हुई थी, जो किसी भी इंसान की तुलना में कहीं अधिक ऊंची छलांग लगा रही थी। उनकी क्षमता ने उन्हें बिना किसी प्रयास के एक इमारत से दूसरी इमारत छलांग लगाने की अनुमति दी। मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर दो अन्य लोग तेजी से भागे। मेंडेज पास की ढकी हुई बाइक के पास गया, तिरपाल को फाड़ दिया और स्टार्टर को लात मार दी। वह ज्यादा दूर नहीं जाएगा। वाइपर ने उपाय किए, उसने हैंडल पकड़ते हुए कहा। योजना पर कायम रहें। तभी उसकी नजर दो बेहोश इंसानों पर पड़ी। उन दोनों को देखो। मेंडेज के उड़ान भरते समय ट्रॉय और एक अन्य व्यक्ति रुक गए। मैथ्यू ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसे अपने पीछे किसी का एहसास हो रहा था। सड़क पर नहीं, ऊपर। कोई बड़ी चीज छत से छत तक उछलती हुई ऊपर की ओर चली गई। हेलमेट के नीचे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तो उनके पास एक जंपर था। सौभाग्य से उसकी सीमा इतनी अधिक नहीं है। वह जिस बाइक पर सवार हुआ वह तेज गति के लिए बनाई गई थी, लेकिन तेज गति के लिए नहीं। क्रिस्टोफ ने मॉडल को पहले ही सुरक्षित कर लिया था। मैट ब्लैक मफिड इंजन, अप्राप्य सीरियल। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले ही क्रिस्टोफ के साथ 5 किलोमीटर की रेंज में स्ट्रीट कैमरों को निष्क्रिय करने के लिए काम कर चुका था। इससे परिषद या पुलिस नहीं रुकेगी, लेकिन इससे उसे समय मिलेगा। वह मोड़ पर झुक गया। जैसे ही वह एक परिचित दीवार से गुजरा, टायरों में हल्की सी आवाज आ रही थी। स्कूल ज्यादा दूर नहीं था। अच्छा, वह जानता था कि ये लोग उसके पीछे हैं। और वह जानता था कि वे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे, कम से कम सीधे तौर पर नहीं। परिषद का आदेश स्पष्ट था, नेक्सियों को निर्दोषों पर हाथ रखने से मना किया गया था। यह भी उन चीजों की सूची में शामिल था जिनके बारे में डॉक्टर मुनी ने उन्हें चेतावनी दी थी। मैथ्यू ने कुछ और भी समझा। ये सामान्य नेक्सियन नहीं थे। वे परिषद द्वारा स्वीकृत किसी भी स्वच्छ अभियान का हिस्सा नहीं थे। वाइपर नाम का आदमी नियमों का पालन करने वाला नहीं लग रहा था। नहीं, वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लग रहा था जो उनके सामने से फिसलने का आदी था। जिसका एक मतलब था, उनके पास नंबर नहीं थे। वाइपर एक्सपोजर का जोखिम नहीं उठा सकता था। यदि तियान परिवार या किसी अन्य बड़े नेक्सियन कबीले को उसकी हरकतों की भनक लग गई तो इसका मतलब उसके समूह के लिए विनाश होगा। इसलिए उन्हें सावधानी से काम करना होगा। कोई आकर्षक शक्तियां नहीं, कोई सार्वजनिक लड़ाई नहीं, खुले में कोई शव नहीं। इससे मैथ्यू को एक फायदा हुआ। उसे बस चीजों को अस्तव्यस्त रखने की जरूरत थी। अप्रत्याशित, रिकॉर्ड से परे। और तभी उसके मन में यह विचार आया, आधा अधूरा, लापरवाह और पूरी तरह से अपरीक्षित। उन्हें स्कूल ले जाओ, उस स्थान पर जहां वह प्राणी रहता था। भूत लड़की ने इसकी पुष्टि की थी। उसने कहा, एक आध्यात्मिक इकाई, कुछ ऐसा जो भौतिक नियमों से बंधा नहीं है। ब्लड मून के कारण कुछ मुड़ गया और भी अधिक मुड़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ ऐसा जिसे केवल पाठक ही समझ सकते हैं।
केवल पाठकों के पास ही उन विकृत और खतरनाक आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता थी। बहुत देर हो जाने तक दूसरों को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे याद आया कि जब उसने उसे चेतावनी दी थी तो उसकी आवाज में दरार आ गई थी। वह प्राणी खतरनाक है। अगर मैं सही हूं तो यह एक प्रेत बाधा का अवशेष हो सकता है और वह केवल कोर खाना चाहता है। अफसोस की बात है, यह किसी सहयोगी को नहीं पहचानता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। मैथ्यू ने अपनी नाक से सांस छोड़ी। यह कोई वास्तविक योजना नहीं थी। यह खतरनाक था। वास्तव में यह मूर्खतापूर्ण था। एक आवेगशील किशोर इस प्रकार का निर्णय लेगा। लेकिन बात तो यही है, वह फिर से एक आवेगशील किशोर था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। केवल इस बार उसे अपने पिछले जीवन की यादें थीं। यदि वे उसे बुरी तरह से चाहते थे, यदि वे उसका मूल चाहते थे, तो वे उसका अनुसरण करेंगे। और यदि उन्होंने पीछा किया तो कुमा इकाई को उन्हें संभालने दें। उसे तो बस कांटा फंसाना था। उसने अपनी जैकेट में हाथ डाला और अपने खून की एक छोटी बूंद से सने हुए छोटे गोले को हथेली पर रखा। एक और लापरवाह कदम। वह मन ही मन मुस्कुराया। चलो फिर वाइपर, उसने बुदबुदाया। जब स्कूल का गेट सामने दिख रहा था तो उसकी आंखों में चमक आ गई। देखता हूं तुम मुझे कितना चाहते हो। वाइपर ने सामने स्क्रीन की ओर देखा। कॉल तेजी से आई। उसने उठाया। वह आगे बढ़ रहा है। लापरवाह। वह हमें शहर में घुमा रहा है। मेंडेस और अन्य लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वाइपर ने अपना जबड़ा भींच लिया। बेकार। तुम में से हर एक, वाइपर ने अपनी कनपटी पर मालिश की। वह कहाँ है? मुझे अभी बताओ। मैं उस लड़के को खुद संभाल लूंगा। मेंडेस ने कहा। ऐसा लगता है जैसे वह स्कूल जा रहा है। जाल हो सकता है। वाइपर हंसा। एक जाल? वह क्या करने जा रहा है? हम पर बम गिराओ। वह खड़ा हुआ और अपना कोट पकड़ लिया। मेरी प्रतीक्षा करो। हम आज रात उस बच्चे को पकड़ लेंगे, चाहे कुछ भी हो। समझ गया? समझा। डीन स्कूल की परित्यक्त इमारत के बेसमेंट में खड़ा था। फर्श टूटा हुआ था। फिर भी उसने पहले जो चाक घेरा बनाया था वह 3 नमककाली मोमबत्तियों द्वारा जलाया गया अखंड रहा। उसने खंजर अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसकी आंखें बंद रहीं। हवा कांप उठी। फिर यह हिट हुआ। कमरे में एक दबाव, वास्तविकता में एक लहर दौड़ गई। एक तंबू उसकी बगल में लगा। डीन लड़खड़ा गया, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद रखीं। उनकी अन्य इंद्रियां उनका मार्गदर्शन करती थीं। आत्मा इकाई ने फिर से हमला किया। वह झुक गया और फिसल गया। खंजर ने हवा को काटा, प्रतिरोध का सामना किया, फिर कुछ नहीं। डीन ने ध्यान केंद्रित किया। यह जल्द ही मजबूत हो जाएगा। लेकिन ब्लड मून के चरम पर पहुंचने से पहले यह कमजोर हो गया। वह खिड़की थी। इसे मारने का क्षण। वह आगे बढ़ा, एक और तमाशा फूट पड़ा। उसने अपना कंधा घुमाया और खंजर स्रोत में चला दिया। उसके मन में एक चीख गूंज उठी। और अधिक तंबू उठे। एक ने उसका हाथ काट दिया। वह घबराया, लड़खड़ाया, अपनी पकड़ समायोजित की। तभी आवाज टकराई। इंजन। बिना किसी चेतावनी के एक मोटरसाइकिल ने बेसमेंट के पार्श्व प्रवेश द्वार को तोड़ दिया। उसकी हेडलाइट की किरण छाया को चीरती हुई निकल गई। डीन की आंखें खुल गईं। क्या बकवास है। अध्याय 104 से 104। बहुत देर हो चुकी है। इसकी पुष्टि हो गई है। भूत लिंडबर्ग स्कूल की पुरानी इमारतों में है। यह एक जाल हो सकता है। सावधान रहें, मेंडेज ने मोटरबाइक थ्रॉटल पर अपनी पकड़ को समायोजित करते हुए कॉम के माध्यम से कहा। जैसे ही उसने जोर से मोड़ लिया, इंजन उसके नीचे से गड़गड़ाने लगा। स्कूल के जंग लगे दरवाजे सामने मंडरा रहे थे। किशोर हमेशा सोचते रहते हैं कि वे बाकी सभी से अधिक होशियार हैं। वह संभवतः उन्हें एक एक करके हटाने की योजना बना रहा है। नादान, मेंडेज ने सोचा। जब वे पहली बार मिले तो उस लड़के ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन वे ऐसा दोबारा कैसे होने दे सकते थे? आंगन के पास बाइक फिसलकर रुक गई।
वह जल्दी से उतर गया। जगह शांत थी, लेकिन हवा के दबाव ने उसे बता दिया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने उन दो अन्य लोगों को इशारा किया जो उससे पहले आए थे। फैन करो। अपनी इंद्रियां तेज रखो। वह डरपोक है। अपनी सावधानी कम मत होने दो। उन्होंने सिर हिलाया और संरचना के विपरीत छोर में गायब हो गए। मेंडेस टूटे हुए मुख्य दरवाजों से गुजरे। अंदर स्कूल का दालान धूल और मलबे से भरा हुआ था। हवा अपेक्षा से अधिक भारी महसूस हुई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तहखाने में प्रवेश करते ही वह रुक गया। मोमबत्तियां। नमकलकीर मोम लगातार बूंदों में पिघल गया। चाक से बनाया गया एक वृत्त केंद्र में अपना आकार बनाए रखता है। उसकी नजर उसके पास पड़े शव पर पड़ी। एक किशोर बेहोश। किसी ने एक अनुष्ठान किया है, मेंडेस ने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यह भूत द्वारा बाधित किया गया था। उसकी नजर उस मोटरसाइकिल पर पड़ी जिसका इस्तेमाल घोस्ट ने किया था। यह बेहोश किशोर के पास था। भूत का कहीं पता नहीं चला। वह सावधानी से आगे बढ़ा। यहाँ की ऊर्जा प्राकृतिक नहीं लग रही थी। उसकी अंतरात्माएं गूंज उठीं। हालांकि वह कुछ और नहीं देख सका। अपनी उत्कृष्ट दृष्टि के बावजूद वह उनके आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं देख सका। जल्द ही कदमों की आहट उसके पीछे गूंज उठी। क्रे ने सबसे पहले प्रवेश किया। उसकी आंखें दृश्य पर सिकुड़ गईं। यह क्या है? मेंडेस ने कहा, किसी चीज को हम तब तक नहीं छूते जब तक हम उसका पता नहीं लगा लेते। वह चाक घेरे के किनारे किनारे चला। उसके जूते फर्श पर रगड़ रहे थे, लेकिन वह सावधान था कि लाइनों में खलल न पड़े। एक और व्यक्ति आ गया। फिर एक और। जल्द ही उनमें से 5 तहखाने के अंदर खड़े हो गए। उनकी आंखें घेरे पर टिकी हुई थीं। फिर उन्होंने यह सुना। ऊपर से एक आवाज। वेंट शाफ्ट चरमरा गया। ऊपर क्रे ने पहले से ही एक ब्लेड खींचते हुए कहा। 2 आदमी आगे बढ़ने लगे। एक बाईं ओर, दूसरा बगल वाली सीढ़ी की ओर। अचानक बेहोश लड़के में हलचल हुई। अचानक मेंडेस ने भौहें चढ़ा दीं। नीचे वह चिल्लाया। घेरे से एक सदमे की लहर फूट पड़ी। आध्यात्मिक दबाव बढ़ गया। मोमबत्तियां जल उठीं। ऊपर अंतरिक्ष से कोई अदृश्य चीज चिल्लाई। सभी लोग लड़खड़ाते हुए वापस चले गए। सावधान! वह भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह हमें यहां चाहता है, मेंडेस ने तियान परिवार के बारे में सोचते हुए कहा। उनके पास अनुष्ठानों, लिपियों और कब्रों के रिकॉर्ड हैं। क्या वह उनसे लड़ने के लिए उन अनुष्ठानों में से एक का उपयोग कर रहा था? असंभव। तियान परिवार कभी भी इस तरह की किसी चीज में शामिल नहीं होगा। उसने दांत पीस लिए। हमें बाहर निकलना होगा। क्रे ने शाप दिया और वह तुरंत वापस कूद गया। बाकियों में से एक दीवार में जा गिरा। शत्रुतापूर्ण इकाई, कोई चिल्लाया। मेंडेस ने अपना हथियार निकाल लिया। जैसे ही वह प्रभाव के लिए तैयार हुआ, उसका हाथ नेक्सियन ऊर्जा से जगमगा उठा। वह केंद्र में बैठे लड़के की ओर मुड़ा। एक व्याकुलता। मेंडेस चले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फर्श टूटकर खुल गया। एक आकृति ने खुद को वृत्त के किनारे से खींच लिया। पतले कड़े अंग, आंखें जो प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करती थीं। यह उनकी दुनिया में नहीं था। प्राणी फुफकार उठा। क्रे ने पहला प्रहार किया। उसका ब्लेड मांस से मिला हुआ था या जैसा दिखता था। अफसोस की बात है कि यह प्राणी को धीमा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके बजाय उसने उसे खंभे से टकरा दिया। हड्डियों के चटकने की आवाज गूंज उठी। मेंडेस नीचे चला गया। सर्कल से आगे बढ़ते हुए लड़के को घसीटते हुए ले गया। उन्हें यह जानना था कि यह किस प्रकार का अनुष्ठान है। उनके लिए इसे तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। उसे सुरक्षित करो, वह भौंका। एक अन्य संचालक किशोर की बाह पकड़कर अंदर आया। लेकिन डीन ने मुड़कर अपनी आस्तीन से एक ब्लेड निकाला और काट दिया। वह आदमी लहूलुहान होकर वापस लड़खड़ाकर वापस आया। वह भूत नहीं है, कोई चिल्लाया। कोई बात नहीं। उसे फिर से मार गिराओ, मेंडेस ने उत्तर दिया। जीव दहाड़ने लगा। टेंटेकल्स बाहर आ गए। एक ने दूसरे गुर्गे का पैर पकड़ लिया और उसे कमरे में खींच लिया।
इसे समाहित करो। जैसे ही उन्हें मतली महसूस होने लगी, मेंडेज ने ऑर्डर दे दिया। नहीं, रक्त चंद्रमा। वह जानता था कि दूसरों को भी ऐसा महसूस हुआ था, क्योंकि दो व्यक्ति अपने लंगर के पत्थरों को सक्रिय करते हुए दाहिनी ओर चले गए थे। उनकी ऊर्जा तुरंत स्थिर हो गई। इस जगह को छोड़ दें, मेंडेज ने कहा। उन्हें बाद में भूत की चिंता होगी। फिलहाल उनकी प्राथमिकता इस जगह को छोड़ना है। लेकिन जीव तेज था। इट स्ट्रक वन डाउन विद अ बैकहैंड। दूसरे ने उसकी छाती में छेद करने की कोशिश की, लेकिन ब्लेड ऐसे फिसल गया जैसे वह रबर से टकराया हो। मेंडेज ने शपथ ली, यह काम नहीं कर रहा था। आखिर वह चीज क्या है? तथ्य यह है कि यह अचानक गायब हो जाएगा, और जब यह हमला करने वाला होगा तो फिर से प्रकट होगा। यह उनकी रीढ़ की हड्डी में झंझनाहट पैदा करने के लिए पर्याप्त था। धत तेरी की, मेंडेज ने शाप दिया। That boy must have known about this, he thought. Shapers cannot see the entity, but readers can. ये उनकी क्षमता थी। Where the hell is ghost? फिर उसने यह सुना। The front doors slammed open. टूटे हुए टाइल्स पर जूते मारे गए। वाइपर ने दो अन्य लोगों के साथ धावा बोल दिया। चेहरा चिकने काले मुखौटे के नीचे छिपा हुआ था। उसकी आंखें मेंडेज पर टिक गईं। क्या चल रहा है? उसने मांग की। क्या यह भूत है? इससे पहले कि मेंडेज कुछ बोल पाता, छाया से एक तंबू निकला और वाइपर की छाती से जा टकराया। वह दूर की दीवार से टकराते हुए तहखाने के पार उड़ गया। इसके बाद पत्थर के चटकने की आवाज आई। वाइपर कोई चिल्लाया। उसका शरीर एक बार कांप गया। हिज मास्क क्रैक्ड डाउन द सेंटर एंड शैटर्ड। इससे जो खुलासा हुआ वह नहीं था जिसकी किसी को उम्मीद थी। एक किशोरी, उनमें से अधिकांश से छोटा। वाइपर ने फुसफुसाया। उसके मुंह के किनारे से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे उठ बैठा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। वह क्या था? उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से खून पोंछते हुए पूछा। इससे पहले कि कोई जवाब देता, एक चीख गूंज उठी। चाक घेरे के पास खड़े लोगों में से एक अपना चेहरा पकड़कर आगे की ओर गिर गया। उसकी त्वचा फफोलेदार और छिल गई। उसका मुंह पीड़ा से खुल गया क्योंकि उसका मांस अपने आप अंदर गिरने लगा, जैसे कि उसे किसी अदृश्य चीज ने चूस लिया हो। इसके बाद एक और संचालक चिल्लाया। उसकी उंगलियां अप्राकृतिक दिशाओं में मुड़ गईं और टूट गईं क्योंकि उसका शरीर कागज की तरह बिखर गया। क्रे दूसरों की ओर मुड़ा। यह उन्हें अवशोषित कर रहा है। फिर वह भी आंखों से ओझल हो गया। जहां वह कभी खड़ा था, वहां एक भीनी भीनी ध्वनि गूंज उठी। मेंडेज की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने वाइपर की बाह पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। हमें जाना होगा। लेकिन फिर उसे इसका एहसास हुआ। ठंडा, भारी, जैसे कोई चीज उसकी छाती पर खींच रही हो। उसके पैर ठिठक गए। उसकी सांस अटक गई। आध्यात्मिक दबाव उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ था, शून्यता की तरह दब रहा था। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के अंदर का भाग प्रतिक्रिया कर रहा है, बाहर की ओर खींच रहा है। उसके घुटने मुड़ गए। वाइपर, लेकिन वाइपर पहले से ही उसे पीछे धकेल रहा था, खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि अधिक टेंड्रिल देखने को मिल रहे थे। उन्हें घेर लिया गया। एक एक करके उसके आदमियों को कुछ ऐसी चीजों द्वारा अलग किया जा रहा था जिन्हें वे देख नहीं सकते थे या लड़ नहीं सकते थे। मैदान छोड़ना, वाइपर भौंका। इस बकवास जगह को छोड़ दो। अफसोस की बात है, वह जानता था कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। अध्याय 105 से 105 नायक और कायर। मैथ्यू ठंडी दीवार से पीठ सटाकर, पैर क्रॉस करके, आंखें बंद करके बैठ गया। क्या हो रहा था यह जानने के लिए उसे उस अराजकता के बीच में रहने की जरूरत नहीं थी। उसकी इंद्रियां, पाठक इंद्रियां, धागों की तरह बाहर की ओर फैली हुई थीं, दीवारों, फर्श, हवा को छूती हुई। आध्यात्मिक दबाव का हर उतार चढ़ाव उससे होकर गुजरता था, पानी में लहरों की तरह। उसके बगल में भूत लड़की मंडरा रही थी। उसका रूप ब्लड मून के प्रभाव में मुश्किल से स्थिर था। वह बिल्कुल टिमटिमा नहीं रही थी, लेकिन किनारों पर उसका आकार थोड़ा विकृत हो गया था। यह नियंत्रण से बाहर जा रहा है, उसने कहा। वह चीज इसे खो रही है। मैथ्यू ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आध्यात्मिक दबाव की एक और लहर फूटते ही पूरी इमारत कांप उठी।
अब उसे यह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। जीव टूट गया था। जिस क्षण इसने उन लोगों को अवशोषित करना शुरू किया, इसकी संरचना में कुछ उजागर होना शुरू हो गया। यह अब सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, वह बुदबुदाया। यह उन्माद है। अगर वे इसे जल्द ही नहीं रोकते हैं तो यह अनुष्ठान की सीमा से बाहर हो जाएगा। वह पूरा वार्ड मुश्किल से इसे रोक पाएगा। एक बार जब यह बाहर हो जाएगा, मैथ्यू पहले से ही जानता था, अगर यह निकल गया तो शहर को इसका एहसास होगा। यह नहीं कहा जा सकता था कि इससे किस प्रकार की अराजकता फैल जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और अधिक ध्यान केंद्रित किया। और हम इसे कैसे मारेंगे, उसने पूछा। मुझे कैसे पता होना चाहिए, भूत लड़की बोली। यह एक आत्मा इकाई है। यह कोर पर फीड करती है। मैंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की है। क्या मैं ऐसा दिखता हूं जैसे मैंने किसी से लड़ाई की है? मैथ्यू ने अंदर ही अंदर आह भरी। अगर आप लड़ाकू नहीं हैं तो आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, उसने पूछा। इस लड़की ने किसी अजीब कारण से समुराई की तरह कपड़े पहने थे। जाहिर है वह सोचेगा कि वह अतीत की कोई समुराई थी। आप? मैथ्यू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अपनी इंद्रियों से वह अभी भी तहखाने को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह सामान्य दृष्टि नहीं थी, बल्कि स्थानिक छापों की तरह थी। गर्मी, ऊर्जा, गति, दर्द। उसने डीन को फिर से चौक सर्कल के पास लेटे हुए देखा। वह ठीक हो गया था, एक पल के लिए। फिर एक और झटके ने उसे वापस नीचे गिरा दिया। उसके पास एक ब्लेड था, एक खंजर। यह अनुष्ठानिक ऊर्जा से मंद मंद कंपन कर रहा था। मैथ्यू ने अपनी इंद्रियों को और आगे बढ़ाया। जीव अब निगल रहा था, हमला नहीं कर रहा। भक्षण। वाइपर का एक आदमी मुरझा गया। उसका चेहरा पानी में भीगे हुए कागज की तरह अंदर की ओर मुड़ गया, सड़ गया, फिर फट गया। धूल। फिर एक और। तहखाने में चीखें गूंज उठीं। मैथ्यू आंखों से नहीं देखता था। उसने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा मुड़ती है, खींचती है, फिर सन्नाटा। जैसे कोई चीज बाहर निकली और उनके अस्तित्व को अपने साथ ले गई। उसने देखा कि क्रे भागने की कोशिश कर रहा है। वह उछला, लेकिन हवा में ही उसका एक पैर उसके टखने में फंस गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, खिंचाव शुरू हो गया। क्रे बहुत देर तक चिल्लाया नहीं। मैथ्यू ने कहा, डीन के पास वह खंजर था। वह कुछ हो सकता है। भूत लड़की ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भी देख रही थी। बाहर एडम जमीन पर था, अचेत। मैथ्यू नहीं बता सका कि क्या हुआ। चोट नहीं, कोई खून नहीं। अभी बाहर निकलो। उनकी भौहों पर बल पड़े। तभी उसका ध्यान केंद्र की ओर गया। वाइपर। वह वहां था, अभी भी जिंदा। लेकिन अब कुछ अलग था। मैथ्यू इसे आदमी के आध्यात्मिक हस्ताक्षर के माध्यम से महसूस कर सकता था। अराजक, पहले की तरह नियंत्रित नहीं। यहां तक कि दमन में प्रशिक्षित नेक्सियन भी अस्थिरता के उस स्तर का दिखावा नहीं कर सके। वाइपर की चपेट में आ गया था, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं। इकाई ने उसे कुछ दिखाया था, या कुछ ले लिया। दिलचस्प। मैथ्यू धीरे धीरे अपने कोर की मालिश करते हुए बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था कि ब्लड मून का असर उन्हें खुद महसूस होने लगा है। वह महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसके मूल में समा रही है। और ऐसा लग रहा था कि वह मुश्किल से इसे नियंत्रित कर सका। क्या? भूत लड़की ने पूछा। मैथ्यू अपनी जैकेट से काल्पनिक धूल साफ करते हुए धीरे धीरे खड़ा हुआ। नीचे तहखाने में मेंडेज एक सस्ते जादू की चाल की तरह कणों में विलीन हो गया था। चीजों की दृष्टि से वाइपर अगला था। रुको, कहाँ जा रहे हो? भूत लड़की ने पूछा। घर, मैथ्यू ने कहा, पहले से ही चल रहा है। क्या? मैं घर जा रहा हूं, उसने बिना पीछे देखे दोहराया। मैं किसी और की गलती के लिए इस भुतहा स्कूल में नहीं मर रहा हूं। आप उस चीज के बारे में क्या? इकाई, आप इसे छोड़ रहे हैं? हाँ। उसकी आवाज ऊंची हो गई। यह आपकी गलती है। आप उन्हें यहां ले आए। ऐसा होने का कारण आप ही हैं। वह सीढ़ी के ठीक बाहर रुका और अपने कंधे पर नजर डाली। गलत। डीन ने उस चीज को बुलाया। उसने अनुष्ठान किया।
मैंने सिर्फ अराजकता उधार ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे मारना है? नहीं, उसने बुदबुदाया। बिल्कुल, मैं भी नहीं, उसने कंधे उचकाए। तो हम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? वह गुस्से में उसके बगल में मंडरा गई। आप ऐसे ही नहीं जा सकते। क्या होगा अगर यह इमारत से बच जाए? मैथ्यू ने उत्तर दिया, तब परिषद इससे निपट सकती है। क्या उन्हें इसके लिए भुगतान नहीं किया जाता? तुम ऐसे हो। रणनीतिक विचारक? हाँ, मुझे पता है। उसने हमेशा की तरह शांत होकर टूटी हुई दहलीज पर कदम रखा। मोटरबाइक साफ है। कोई प्रिंट नहीं, कोई निशान नहीं। वाइपर को बताएं कि उसकी आधी टीम पर भूत क्यों सवार हो गया। आप अविश्वसनीय हैं। मैं कोशिश करता हूं। और इसके साथ ही वह चलता रहा। आप ऐसे ही दूर नहीं जा सकते, भूत लड़की बोली। प्रत्येक नेक्सियन की जिम्मेदारी है। किस लिए? मैथ्यू ने बात काटते हुए कहा, ऐसी चीज से लड़ते हुए मर जाओ जिसे वे देख भी नहीं सकते। आप इसे देख सकते हैं। आप एक पाठक हैं। इसलिए उनकी भौहों पर बल पड़े। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या नहीं? मेरा मतलब यह नहीं था। वह चीज आपको नोटिस करते ही सूख जाएगी। क्या अब आप इसी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहे हैं? यह बात नहीं है। तुम बस कायर हो रहे हो। और मैथ्यू ने उसकी ओर देखकर आंखें झपकाईं। कायर होने में क्या बुराई है? कायर जीवित रहते हैं। नायकों को अदृश्य राक्षस खा जाते हैं। मैथ्यू ने खर्राटा लिया। वह चलता रहा। फिलहाल उसे हवेली वापस जाने की जरूरत है और उम्मीद है कि उसने अपने लिए जो नमक और घेरा तैयार किया है वह काम करेगा और उसके मूल को स्थिर करेगा। तब मैथ्यू की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसने चलना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी नजर अपने पीछे स्कूल की ढहती इमारत पर पड़ी। यहां से संरचना शांत दिख रही थी। फिर भी लेकिन उनकी इंद्रियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही थीं। उस तहखाने में ऊर्जा बदल रही थी, अस्थिर। अब आक्रामक तरीके से जंगली नहीं, बल्कि विकृत विकृत, अजीब। इससे भी बुरी बात यह है कि उसका अपना अंतर्मन इस पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर रहा था। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा। ऊर्जा अब असमान रूप से घूम रही थी, जैसे इसे दो दिशाओं में खींचा जा रहा हो। ब्लड मून ने सब कुछ बढ़ा दिया और उसका कोर, जो अभी भी ठोस होने के बीच में था, बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहा था। उसने दांत पीस लिए। यह बुरा है, वह मुड़ते ही बुदबुदाया। भूतिया लड़की अपनी जगह पर मंडराती रही, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उसका रूप तेजी से टिमटिमा रहा था, जैसे स्थिर होकर आकार बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। उसने नीचे अपने हाथों की ओर देखा, फिर उसकी ओर। ओह नहीं, वह फुसफुसाई, द ब्लड मून। और फिर वह गायब हो गई। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। क्या? वह चली गई थी। ऐसे ही वो भूतिया लड़की गायब हो गई। दोबारा। अफसोस की बात है कि उसके पास प्रक्रिया के लिए समय नहीं था। उसके नीचे की जमीन हिल गई। मैथ्यू की नजर वापस स्कूल की ओर चली गई। जैसे ही उसकी इंद्रियां चिल्लाईं, उसकी सांसें अटक गईं। इकाई बदल गई थी। उसकी ओर मुड़ा। ओह बकवास। वह भागा। दूर नहीं, बल्कि इमारत की ओर, डीन की ओर। क्योंकि अभी मैथ्यू के पास एकमात्र बढ़त थी। इस पूरी आपदा में एकमात्र लाभ यह था कि वह उस खतरनाक चीज को देख सकता था। इसका मतलब था कि वह इससे बच सकता था। और आशा है, उस खंजर को पकड़ लो। जैसे ही वह अंदर घुसा, इमारत के दरवाजे उसके पीछे टूट गए। उसके पैर टाइल और टूटी हुई लकड़ी पर टकरा रहे थे। 3 चरणों में सीढ़ी से नीचे उतरे। दबाव तुरंत गाढ़ा हो गया। फिर यह आया। स्पर्शक। एक ऊपर की मंजिल से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दूसरे ने आगे दालान को पटक दिया। मैथ्यू तेजी से उछला, एक खुले स्थान से गिर गया। डेब्री एक्सप्लोडेड बिहाइंड हिम। वह नहीं रुका। वह एक डेस्क पर कूद गया, एक कंक्रीट बीम के नीचे छिप गया, एक ढहे हुए लॉकर के चारों ओर घूम गया। तंबू जीवित चाबुक की तरह उसका पीछा कर रहे थे। प्राणी न केवल तेज था, बल्कि क्रूर भी था। लेकिन अब कुछ गड़बड़ थी।
इसकी गतिविधियां विलंबित थीं। मैला नहीं बल्कि तनावपूर्ण। मैथ्यू तहखाने में घुस गया और उसे देखा। डीन टूटे अनुष्ठान चक्र के पास लेटा हुआ। जैसे ही एक और तंबू ऊपर की ओर बह गया, मैथ्यू उसके पास पहुंच गया। लेकिन असर नहीं हुआ। यह रुक गया। यह जम गया। प्राणी झिझका। वह मंडराया, जिससे उसे खंजर पकड़ने का मौका मिला। यह क्यों रुका? नहीं, ऐसा क्यों लगता है? कमजोर। मैथ्यू ने जोर से सांस लेते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने अपनी रीडर दृष्टि से इकाई को स्कैन किया। और फिर उसने इसे देखा। मुख्य अंगों में से एक बिल्कुल केंद्र के पास कुछ था। एक नोड। प्रमुख नहीं, एक दिल। यह स्पंदित हुआ। उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। He tightened his hand around the dagger's hilt. फिर मैथ्यू ने अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर छलांग लगाते हुए छलांग लगाई। The blade struck the heart. And the creature screamed. अध्याय 106 से 106 परिणाम। यूरोप में कहीं तहखाना शांत था। केवल सांस लेने की आवाज आ रही थी। उथला और नियंत्रित। हमेशा की तरह। पत्थर के फर्श पर 12 आकृतियां कमल की स्थिति में बैठी थीं। प्रत्येक की हथेलियों के मध्य में एक काला लंगर पत्थर रखा हुआ था। धीरे धीरे चमकते हुए ये पत्थर आध्यात्मिक ऊर्जा से टिमटिमाते थे, अपने कोर के साथ लय में स्पंदित होते थे। उनके चारों ओर की दीवारें अलमारियों से सुसज्जित थीं, जो सभी काले जेड और प्रबलित ग्लास से बनी थीं। यह कोई तिजोरी नहीं थी। यह एक प्रदर्शन केंद्र था। और जेड के हर टुकड़े का एक नाम था। कुछ को सुंदर ढंग से उकेरा गया था, कुछ को आध्यात्मिक दबाव से जला दिया गया था। प्रत्येक जेड एक नेक्सियन का प्रतिनिधित्व करता था, जिसने एक बार केंद्र में बैठे बूढ़े व्यक्ति के अधीन प्रशिक्षण लिया था। उसके सफेद बाल हल्की गांठ में बंधे हुए थे। झुर्रियों वाली त्वचा। गहरे घाव। लेकिन जो ऊर्जा उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, वह भयावह थी। उसकी मौजूदगी के दबाव से उसके शरीर के नीचे की जमीन टूट गई, फिर भी बाकी लोगों में से किसी ने भी हटने की हिम्मत नहीं की। वे स्थिर हो रहे थे। ब्लड मून आज रात दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। यहां भी, खासकर यहां। जो लोग जल्दी जाग गए, उन्हें अपने कोर को फिर से जमीन पर उतारना पड़ा या पागल होने का जोखिम उठाना पड़ा। अचानक दरार। एक तेज आवाज गूंजी। सभी का सिर घूम गया। प्रदर्शन दीवार पर लगे जेड पत्थरों में से एक टूट गया। बीच में से साफ कर लें। अंदर की चमक तुरंत खत्म हो गई। बूढ़े की आंखें फैल गईं। फिर संकुचित हो गया। कौन? वह गुर्राया। उसकी आभा तुरंत भड़क उठी। पूरे कमरे में धूल उड़ गई। वह खड़ा है। कौन मेरे फ्रेडरिक को छूने की हिम्मत करता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। ऊर्जा उसके चारों ओर कसकर लिपट गई। अलमारियां थोड़ी हिल गईं। फिर वह मुड़ा। उसकी आंखें अपठनीय क्रोध से चमक रही थीं। पता लगाएं कि यह किसने किया। अभी एक युवा व्यक्ति स्पष्ट रूप से हिलते हुए आगे बढ़ा। सर, पिछली बार हमने सुना था कि वह कैलिफोर्निया में कहीं है। वाइपर नाम का उपयोग कर रहा है। बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। वाइपर? उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली में रखा लंगर का पत्थर टूट गया। उसकी पीठ से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी, जिससे दबाव के हल्के पंख बन गए। पुनर्प्राप्ति इकाई तैयार करें। हम कैलिफोर्निया जा रहे हैं। लिंडबर्ग स्कूल के तहखाने के दरवाजे दबाव के कारण कराहने लगे, इससे पहले कि वे अंततः एक जोरदार दरार के साथ हार मान लेते। जैसे ही जूते एक एक करके फर्श पर गिरे, हवा में धूल फैल गई, जिसकी आवाज टूटे हुए दालान में गूंज रही थी। चिकनी नीली वर्दी पहने पुरुषों का एक समूह सटीकता के साथ आगे बढ़ते हुए तुरंत बाहर निकल गया। खंडहर छत से रिश्ती चांदनी के नीचे उनका कवच हल्का हल्का चमक रहा था, जो परिषद के प्रवर्तन का एक स्पष्ट निशान था। यूनिट के मुखिया के पास लंबे नेवी कोट में एक आदमी चल रहा था। उसका चेहरा नेक्सियन सिगिल्स से बने स्टाइलिश सफेद मास्क से आधा ढका हुआ था। ड्यूक। पहले तो उसने कुछ नहीं बोला। जब वह चारों ओर देख रहा था तो उसके कदम धीमे थे। परिषद पिछले सप्ताह से हाई अलर्ट पर थी। ब्लड मून की गतिविधि दुनिया भर में बढ़ गई है। नेक्सियन बेतरतीब ढंग से जाग रहे हैं,
गुप्त अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं। शहरों की छाया में अनियंत्रित लड़ाइयां शुरू हो रही हैं। उन्हें लास वेगास में किसी भी मूर्ख नेक्सियन पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था जो खुद को मानव जनता के सामने उजागर कर सके। डेस्टिन सिटी प्राथमिकता नहीं थी। कोई प्रमुख कुल नहीं, कोई हाई प्रोफाइल नेक्सियन नहीं। बस कुछ दुष्टों ने निगरानी सूची में नेक्सियंस को शाप दिया। शांत। तो स्वाभाविक रूप से यहां कुछ घटित हुआ। ड्यूक की नजर मलबे पर पड़ी। उसके मुखौटे ने धूल को छान लिया, लेकिन इसके माध्यम से भी वह जले हुए नमक, झुलसे हुए चाक और कुछ बदतर क्षय की गंध महसूस कर सकता था। बेसमेंट टूट गया था। खंभे टूट गए, फर्श टूट गए, फर्नीचर खिलौनों की तरह बिखर गया, लेकिन कोई शव नहीं, बस मलबा और ऊर्जा। इसका बहुत सा हिस्सा अभी भी स्थिर की तरह हवा में चिपका हुआ है। वह अंतरिक्ष में गहराई तक चला गया। टूटे हुए कांच और राख पर उसके जूते चरमरा रहे थे। कमरे के केंद्र में एक बड़ा अनुष्ठान चक्र बनाया गया था। अधिकांश पंक्तियां अब धुंधली हो चुकी थीं। मोमबत्तियां बहुत पहले ही पिघलकर काले मोम में बदल चुकी थीं। यहां जो भी अनुष्ठान किया गया था वह छोटा नहीं था। ड्यूक। उसके पीछे से आवाज आई। एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ, लंबा, काले बालों वाला। उसकी विशेषताएं तेज और सटीक थीं, जैसे कि उन्हें जेड से उकेरा गया हो। उन्होंने मास्क नहीं पहना था। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। निको तियान। ड्यूक ने एक बार सिर हिलाया। तुम्हें कुछ समझ में आया? निको उसके पास खड़ा था। उसकी आंखें कमरे पर नजर डाल रही थीं। उसने एक सांस ली, फिर अपनी निगाहें सिकोड़ लीं। उनकी आध्यात्मिक भावना फीकी पड़ गई। नहीं, निको ने काफी देर बाद कहा। कुछ भी साफ नहीं। बहुत शोर है। ड्यूक ने मुखौटे के नीचे भौहें चढ़ा दी। शोर, अराजकता, निको ने स्पष्ट किया। कुछ या किसी ने एक इकाई को यहां खुला छोड़ दिया, बिना किसी भौतिक आधार के। एक आत्मा आधारित उपस्थिति। मैं बस इतना ही महसूस कर सकता हूं। कोई विशिष्ट हस्ताक्षर नहीं, बस अवशेष, खंडित दबाव। और यह बहुत अधिक है। अफसोस की बात है, इसने बाकी सभी चीजों पर हावी हो गया। मैं किसी अन्य हस्ताक्षर को महसूस नहीं कर सकता। ड्यूक ने अपनी जीभ चटकाई। He turned back toward the circle. Someone tried to awaken, he muttered. Used a ritual to tap into the blood moon. निको ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। अगर मुझे अनुमान लगाना होता तो उपयोगकर्ता दबाव से अभिभूत हो जाता। यहां तक कि इनिशिएटिव स्तर पर एक नेक्सियन भी इतनी अस्थिरता से नहीं बच पाता। Then how is there no body? निको शांत था। उसकी नजर चाक की रेखाओं के ठीक बगल में एक जले हुए निशान पर पड़ी। राख का एक छोटा सर्पिल जहां पत्थर सचमुच पिघल गया था। शायद वहां एक था, उन्होंने कहा। बस अब और नहीं। ड्यूक का जबड़ा कड़ा हो गया। नेक्सियन एक ही समय में बहुत मजबूत और नाजुक हो सकता है। उन्होंने कुछ साल पहले अफ्रीका में इस तरह के मामले देखे थे। अ कार्नेज विदाउट एनी ट्रेस ऑफ बॉडी। यह मामला एक प्रेत बाधा के कारण हुआ था और वे केवल एक सप्ताह में मामले को सुलझाने में सक्षम थे। बट दिस वन सीम्ड डिफरेंट। द हेल डिड दे समन? निको डिडंट आंसर राइट अवे। हिज एक्सप्रेशन रिमेन्ड अनरीडेबल। बट इवन ही लुक्ड अनकंफर्टेबल ना। यह जो भी था, उन्होंने अंततः कहा, यह इस क्षेत्र से कुछ नहीं था। तुम्हारा मतलब है यह अवशेष हो सकता है? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हाँ, मुझे नहीं पता था कि कोई अवशेष इस जगह पर था। उसने चारों ओर देखा। निको ने कहा, लिंडबर्ग विश्वविद्यालय उन स्थानों में से एक है। ड्यूक टर्न्ड बैक टुवर्ड हिज स्क्वाड। उनमें से कुछ परिधि को स्कैन कर रहे थे, ऊर्जा के निशानों को चिह्नित कर रहे थे, एंकर रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे थे। यहां जो कुछ भी हुआ उसे फिर से मैप करने की कोशिश कर रहे थे। इस जगह को सील करो, ड्यूक ने कहा। मेरे आदेश के बिना कोई भी प्रवेश नहीं करता या बाहर नहीं जाता। जी श्रीमान। निको ने दूर की ओर टूटी हुई दीवार की ओर देखा जो बाहर की ओर जाती थी। सोचिए, उनमें से कोई भाग गया। संदिग्ध, ड्यूक ने कहा। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया
तो उन पर अब भी इस दबाव के निशान मौजूद रहेंगे। हम उन्हें ढूंढ लेंगे। उसने फिर अनुष्ठान की ओर देखा, फिर तेजी से मुड़ा। हमें करना ही होगा। महोदय, किसी ने ड्यूक का ध्यान आकर्षित किया। उनका एक आदमी उनके पास आया। हमें कोई मिल गया। कहाँ? बाहर। ड्यूक और निको तेजी से तहखाने से बाहर निकले और एक युवक के शव के पास पहुंचे। एक छात्र, किसी ने कहा, ऐसा लग रहा था कि वह बस लड़खड़ाकर इस जगह पर आ गया था और दबाव झेलने में सक्षम नहीं था। संभवतः कार्डियक अरेस्ट से उसकी मृत्यु हो गई। ड्यूक ने सिर हिलाया। आमतौर पर जो मनुष्य संस्थाओं का दबाव नहीं झेल पाते, उनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। कोई घाव या ऐसी कोई चीज नहीं जिससे यह पता चले कि उन्हें किसी इकाई ने मार डाला है। ऐसा लगेगा जैसे यह कोई अजीब घटना और प्राकृतिक कारण था। उन्होंने कहा, आप पहले से ही जानते हैं कि क्या करना है। इस जगह को साफ करो। जी श्रीमान। डीन के अपार्टमेंट में सन्नाटा था। सांत्वना देने वाला प्रकार नहीं, नहीं। यह सन्नाटा घना था, दम घुटने वाला। वह जो दीवारों में घुस गया, आपके गले के चारों ओर घूम गया और आपको बताया कि आप हर संभव तरीके से अकेले थे। पर्दे कसकर खींचे गए थे। सूरज की रोशनी का एक टुकड़ा भी कमरे को नहीं छू पाया। कोने में एक दीपक धीमी गति से टिमटिमा रहा था, उसका बल्ब आधा जल गया था। फर्श पर कपड़े बिखरे हुए थे, किताबें अजीब प्रतीकों पर खुली हुई थीं, टूटे हुए लंगर के पत्थर मेज के नीचे भूले हुए पत्थरों की तरह लुढ़के हुए थे। नमक कालीन पर आसमान उन्मत्त हलकों में फंसा हुआ था, उनमें से आधे अधूरे थे। एक टूटा हुआ दर्पण दूर की दीवार पर झुका हुआ था, प्रतिबिंब विकृत और पंजेयुक्त था। डीन ने गति की। नंगे पांव, शर्टलेस, ठंडे पसीने से त्वचा नम। वह पिंजरे में बंद जानवर की तरह आगे पीछे घूमता रहा, बार बार अपनी सांसों के बीच बड़बड़ाता रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह फुसफुसाए। मैंने सब कुछ ठीक किया। चक्र एकदम सही था। मैंने निर्देशों का पालन किया। खून, नमक, मोमबत्ती का स्थान, समयनरक चंद्रमा। यह एकदम सही शिखर था, एकदम सही तूफान। वह अपने बालों में अपनी उंगलियां फिराता रहा, बालों को तब तक खींचता रहा जब तक कि उसकी खोपड़ी जल नहीं गई। मुझे जागना चाहिए था। मुझे विलीन होना चाहिए था। वह कहाँ है? मेरा मूल कहाँ है? उस आखिरी शब्द पर उसकी आवाज फूट पड़ी। यह प्रश्न कम और निवेदन अधिक लग रहा था। वह घंटों पहले उठा था। उसके अपार्टमेंट में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए तहखाने के बीच में, आध्यात्मिक अवशेषों से सराबोर, मौत की खामोशी से घिरा हुआ। जो कुछ भी हुआ, जो भी वहां था, वह चला गया। कोई शव नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, कोई प्राणी नहीं, बस धूल और राख और किसी चीज का लुप्त होता आकर्षण। प्राचीन। जाहिर है वह नहीं रुके। इसके बजाय उसने खुद को इमारत से बाहर खींच लिया। खून बह रहा था, चक्कर आ रहा था, फेफड़े कच्चे थे। ऐसा महसूस हुआ कि वह घंटों तक रेंगता रहा था। बादलों के बीच से सूरज निकलने से पहले वह घर पहुंच गया था। वह इतना जानता था, क्योंकि जब रोशनी ने शहर को फिर से छुआ तो उसके सीने में कुछ शांत हो गया। लेकिन केवल संक्षेप में, क्योंकि तभी उसे एहसास हुआ, यह चला गया। दीन बुदबुदाया। चला गया। इसने मुझे नहीं चुना। यह बंधा नहीं। कोई और वहां था। किसी ने इसका इस्तेमाल किया, इसे चुरा लिया। उसने अपने नाखून अपनी बाह में गड़ाए, फिर पंजे गड़ाए। खरोंच नहीं, पंजे वाला। त्वचा छिल गई, किनारे पर खून बिखरा हुआ है। लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। उसके नाखून गहरे गड़ गए, जिससे उसकी त्वचा पर लाल रेखाएं उभर गईं। उसने उन्हें देखकर आंखें झपकाईं, फिर हंसे। मैंने सब कुछ ठीक किया। फिर आवाजें शुरू हुईं। जोरदार नहीं, स्पष्ट नहीं, बस फुसफुसाते हुए। दीवारों के माध्यम से कर्लिंग, कोनों में सांस लेना। बिल्कुल शब्द नहीं, अधिक समान इंप्रेशन। कान के पीछे एक खिंचाव, एक बोझ उसके विचारों पर दबाव डाल रहा है। उसने अपना सिर पकड़ लिया। चुप रहो, वह बुदबुदाया। चुप रहो।
चुप रहो चुप रहो चुप रहो। लेकिन वे नहीं रुके। और फिर कुछ नया। एक नाड़ी, उसकी छाती में नीचा और गहरा, दिल की दूसरी धड़कन की तरह, केवल धीमा, भूखा, दीन जम गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए, उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। वह सबसे खराब हिस्सा था। फुसफुसाहटों को वह संभाल सकता था, निराशा, विफलता, यह सब। लेकिन ये असहनीय भूख, यह उसे चुभ गया। उसके पेट से नहीं, गहरे से, उसके मूल से। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई खोखली चीज खोद दी गई हो। एक गड्ढा, एक आवश्यकता। मुझे क्या हो रहा है? अध्याय 107 से 107 अवशेष। मैथ्यू को जो पहली चीज महसूस हुई वह वजन थी, भारी और घना। यह पानी के भीतर जागने जैसा था। प्रयास से उसकी छाती ऊपर उठ गई, उसकी सांसें उखड़ गईं। फिर दर्द होने लगा, तीक्ष्ण नहीं बल्कि दीर्घकालीन, नीरस, जैसे किसी बड़ी चीज का दबाव उस पर बहुत देर तक बैठा रहा हो। उसकी आंखें खुल गईं। ऐसा लग रहा था कि वह एक कमरे में था, उसका कमरा। धुंधली रोशनी, पर्दे आधे अधूरे खींचे हुए, टूटी हुई खिड़की से हल्की हल्की हवा आ रही है। हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कोई अभी ही चला गया हो, फिर भी खालीपन महसूस नहीं हो रहा था। एक आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। वापस स्वागत है, युवा मास्टर। मैथ्यू ने तेजी से अपना सिर घुमाया। क्रिस्टोफ दरवाजे के पास खड़ा था, उसकी बाहें उसकी पीठ के पीछे बंधी हुई थीं। अभिव्यक्ति हमेशा की तरह अपठनीय थी, लेकिन मैथ्यू ने उसकी भौं पर हल्की सी शिकन देखी। क्रिस्टोफ, उसका गला सूख गया था। उसकी आवाज कर्कश हो गई। मैं यहां कैसे? क्रिस्टोफ पानी की बोतल लेकर आगे बढ़ा। उसने उसका ढक्कन खोला और मैथ्यू को दे दिया। क्रिस्टोफ ने उत्तर दिया तो मैथ्यू ने इसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि हम तुम्हें वापस ले आए थे। आपका आदेश था कि दूर से नजर रखी जाए, जरूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप किया जाए। एक बार जब ऊर्जा की तीव्रता कम हो गई और दबाव कम होने लगा, हमने तुम्हें इमारत की परिधि के ठीक बाहर पाया। तुम बेहोश थे। मैथ्यू ने पलकें झपकाईं। ऊर्जा स्पाइक? उसने उस स्पाइक को कैसे नोटिस किया? उनके विचार पहले धीमे थे, बिखरे हुए थे। फिर यादें लौट आईं। उसे दौड़ना याद आया, जिस तरह से प्राणी ने उसका पीछा किया था, ठीक उसी क्षण जब उसने उस पर हमला किया था। उसे इसकी चीख याद आ गई। और फिर यह धीरे धीरे घुलना शुरू हो गया। क्रिस्टोफ, उसने धीरे से कहा। बाकियों का क्या हुआ? टेडी, ओट्टे? वे सुरक्षित हैं। क्रिस्टोफ की आवाज शांत थी। आपके उस स्थान से निकलने के तुरंत बाद बचा लिया गया। आधिकारिक कहानी यह है कि गिरोह के सदस्यों ने उन्हें कोई और समझकर अपहरण कर लिया था। ब्लड मून की अराजकता और उस क्षेत्र में बंद को देखते हुए पुलिस ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। मैथ्यू ने कंधे झुकाते हुए सांस छोड़ी। अच्छा, युवा मास्टर। क्रिस्टोफ उसे देखते हुए रुक गया। आपने अच्छा किया। मैथ्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि क्रिस्टोफ के पास प्रश्न थे। शायद बूढ़ा उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपने पैरों को बिस्तर से नीचे झुका लिया, क्योंकि दर्द उसके जोड़ों में गहराई तक समा गया था। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, अकड़न दर्द, इस तरह से टूटना कि उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यहां तक कि सांस लेना भी प्रयास जैसा लग रहा था। उसने अपने हाथों की ओर देखा। वे कांप रहे थे, अस्थिर। कोई चोट नहीं थी, कोई घाव दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ गलत था। उसे खालीपन महसूस हुआ। थका नहीं, बस खोखला, मानो उससे कुछ खींच लिया गया हो और वापस नहीं आया हो। उसने अपनी सांसें स्थिर कीं। इससे पहले कि उसका शरीर वास्तव में नष्ट हो जाए, उसे अपनी ताकत को फिर से भरने, अपने सिस्टम में कुछ लाने की जरूरत थी। क्रिस्टोफ, उसने चुपचाप कहा, क्या आप मुझे एक क्षण दे सकते हैं? बेशक, आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जब तुम तैयार होगे तो मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। मैथ्यू ने सिर हिलाया। क्रिस्टोफ शांत कदमों से चला गया। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया। मैथ्यू ने चुप्पी साध ली। फिर उसने अपनी नजर अंदर की ओर घुमाई। ज्यादा स्कोर।
उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना रीडर सेंस अंदर की ओर बढ़ाया। उनका आध्यात्मिक नेटवर्क धीरे धीरे चमक रहा था, उनके अस्तित्व के हर इंच में बुने हुए पतले धागों की तरह। अब दबाव अलग था, स्थिर और सघन। मैंने सचमुच यह किया, वह बुदबुदाया। वह इस समय आरंभिक अवस्था में है। प्राणी की अंतिम चीख उसकी स्मृति में गूंज उठी। जिस क्षण उसने उसके हृदय पर वार किया, प्रतिरोध का ज्वार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह याद कर सकता था कि यह कैसे हवा में गायब हो गया, जैसे कि यह पहले कभी इस दुनिया में था ही नहीं। और फिर मूल, उसने इसे हड़प लिया था। उसे अपनी हथेली में जलती हुई गर्मी याद आई, जो तेजी से स्पंदित हो रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी। उसे बाहर निकलने की ओर लड़खड़ाते हुए दौड़ना याद आया, लेकिन आंगन तक पहुंचने से पहले ही उसकी ताकत जवाब दे गई। मैथ्यू उठ खड़ा हुआ। उसके अंगों ने विरोध किया, लेकिन फिर भी वह चला गया। उसकी नजर मेज की ओर चली गई। एक साधारण घिसापिटा काला बैग वहां पड़ा था, उसका भंडारण स्थान। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, फिर सावधानी से उंगलियों से उसे खोला। वहां था कोर, कपड़े की परतों और प्रबलित धावों में बसा हुआ। यह अभी भी धीमी गति से स्पंदित होता है, एक बुझते हुए अंगारे की तरह जो बुझने से इनकार कर रहा है। वह चीज लगभग तरल लग रही थी, जैसे किसी क्रिस्टलीकृत खोल में घूमता हुआ धुआं फंसा हो। हर कुछ सेकंड में लाल रोशनी की एक नस इसकी सतह पर फिसलती है, फिर फीकी पड़ जाती है। मैथ्यू ने घूर कर देखा। यह चीज अभी खत्म नहीं हुई है। यह फिर से स्पंदित हुआ, कमजोर, धीमा, लेकिन निर्विवाद रूप से जीवंत। और उस धड़कन के साथ आई स्मृति। डॉक्टर मुनि ने इस जीव को आध्यात्मिक इकाई कहा। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यह शब्द उसके दिमाग में गूंज उठा, और अचानक उसे पता चला, उसने जो लड़ा और मारा था, अगर इसे हत्या कहा जा सकता है, वह अवशेष था। एक आध्यात्मिक परजीवी, एक रेतबॉर्न का बचा हुआ हिस्सा, जो संभवतः सदियों पहले जीवित था, लंबे समय से भुला दिया गया है, उसका आधार खो गया है। रेमनेंट्स लाइक दीज वर रेयर, लेकिन विलुप्त नहीं, और हानिरहित से बहुत दूर। वे आध्यात्मिक क्षेत्र के निचले पोषक थे, स्ट्रिप्ड ऑफ आइडेंटिटी, ऑफ सैनिटी, ऑफ लॉजिक। ऑल दैट रिमेन्ड वॉज इंस्टिंक्ट, भूख। उनका एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक ऊर्जा, एक मूल को खोजना और उसे भस्म करना था। नेक्सियन आदर्श शिकार थे। सही परिस्थितियों में इंसानों को भी नहीं बख्शा गया। मैथ्यू ने और अधिक ज्ञान उजागर होने पर पलकें झपकाईं। कुछ दिन पहले डॉक्टर मुनि द्वारा उसे उपहार में दिया गया था, जो संपीड़ित डेटा की तरह उसकी रीडर क्षमता में एनकोड किया गया था। ओनली रीडर्स कुड सेंस रेमनेंट्स, इतना ही महत्वपूर्ण था। शेपर्स कुडंट सी देम, तब तक नहीं जब तक प्राणी ने प्रकट होने का चुनाव नहीं किया, और तब भी उन्होंने केवल इसके प्रभाव को देखा, स्वयं वस्तु को कभी नहीं। विच एक्सप्लेन्ड द मासकर। वाइपर्स स्क्वाड फॉट ब्लाइंड, दे कुडंट डिफेंड देमसेल्व्स। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या मार रहा है। बट इट वॉजंट जस्ट द फाइटिंग। रेमनेंट्स करप्टेड द एनवायरनमेंट अराउंड देम। उनके अस्तित्व ने ही आध्यात्मिक क्षेत्रों और लंगर क्षेत्रों को अस्थिर कर दिया। वर्स, दे weren't limited to harming Nexians. Humans exposed for long enough suffered too. बीमारी, खून बह रहा है, पागलपन, unnatural deaths that couldn't be traced. They were walking contagions. परिषद ने एक कारण से उन्हें क्लास बी खतरों के रूप में लेबल किया। 1 घंटे के भीतर एक और पूरे क्षेत्र का कोई भी चिन्ह सील किया जा सकता है। रोकथाम दस्ते भेजे गए, सफाई अनुष्ठान का आदेश दिया गया, और जो कोई भी किसी को आश्रय देते हुए पकड़ा गया, मृत या जीवित, उसे फांसी का सामना करना पड़ेगा। He didn't touch it, but he could feel it. अंदर की ऊर्जा फीकी, दूर की आग की आखिरी सांस की तरह थी, जो बाहर जाने से इनकार कर रही थी। यह फिर से स्पंदित हो गया, बिल्कुल जीवन के साथ नहीं। Sadly, he couldn't really explain what it was. वह केवल इतना जानता था कि यह चीज उस तरह ढह या गायब नहीं हुई थी, जिस तरह सामान्य इकाइयां नष्ट होने पर हो जाती थीं। नो, दिस वन हैड बीन ट्रांसफर्ड, किसी तरह बंधा हुआ। अभी भी देरी हो रही है।
और यह सिर्फ उसके पास मौजूद नहीं था, यह उससे जुड़ा हुआ था। वह अपने आध्यात्मिक नेटवर्क के भीतर गहरे दबे धागे की तरह पतले लेकिन निर्विवाद बंधन को महसूस कर सकता था। यह संबंध संयोग से नहीं बना, बल्कि उस क्षण बना जब उसने इसे तोड़ दिया और इसके मूल भाग को अपने हाथों में ले लिया। और जितनी देर वह देखता रहा, उतना ही दबी हुई जानकारी फुसफुसाई, सभी अवशेष मृत चीजें नहीं हैं, कुछ शुरुआत हैं। बीज अगर शुद्ध न किया जाए तो वे बढ़ते हैं। परिवर्तन फ्यूज दुर्लभ, निषिद्ध, लेकिन संभव है। मैथ्यू ने जोर से निगल लिया। वह जानता था कि उसके पास जो कुछ है वह न केवल खतरनाक है बल्कि अवैध भी है। काउंसिल या कोई भी नेक्सियन जो इस बारे में जानता था, शायद इस चीज को पाने के लिए उसे मार डालेगा। बट एट द सेम टाइम इट वॉज समथिंग मोर, कुछ काम की चीज। बट ओनली इफ इट डिडंट किल हिम फर्स्ट। अगर मैं इसे अवशोषित कर लूं तो क्या होगा, मैथ्यू बुदबुदाया। ही ऑलरेडी न्यू द आंसर। या यूं कहें, उत्तर आया तर्क से नहीं, अनुभव से नहीं, बल्कि डॉक्टर मुनि की छाप की उस अवशिष्ट प्रतिध्वनि से। किसी अवशेष के मूल को आत्मसात करना कोई मार्ग नहीं है, यह एक जुआ है। मैथ्यू स्टेयर्ड एट द पल्सिंग orb, अर्धतरल धुएं और सुप्त क्रोध का घूमता हुआ समूह। इट फ्लिकर्ड एज इफ सेंसिंग हिज हेजिटेशन। जीवित नहीं लेकिन जागरूक। द वे अ फायर सेंसेस ऑक्सीजन। रेमनेंट कोर्स वर अनस्टेबल। डिजाइन द्वारा भ्रष्ट, दे वर्ंट मेंट टू बी टेकन। छूने के लिए नहीं है। एक नेक्सियन जिसने किसी को आत्मसात करने का साहस किया, कुछ हासिल कर सकता है। एक किनारा। शक्ति में वृद्धि, उनके रीडर सेंस, रिफ्लेक्सिस, कभी कभी अद्वितीय उत्परिवर्तनों का एक अस्थायी प्रवर्धन, क्षमताएं जो उस रेथबोर्न के मरने वाले सार से आती हैं जो एक बार इसका हिस्सा था। लेकिन जोखिम, द रिस्क वॉज नेवर जस्ट स्पिरिचुअल बैकलैश। बाकी ज्ञान खुलते ही मैथ्यू का जबड़ा भिंच गया। वास्तविक परिणाम, कोर फ्यूजन। यह सबसे आम परिणाम था। कोर आपके साथ एकीकृत होता है, लेकिन सफाई से नहीं। इसे बढ़ाने की बजाय जड़ें जमा देता है। बिल, एक मेजबान में परजीवी की तरह। इट रिराइट्स द पैटर्न ऑफ योर नेटवर्क। स्थिर प्रवाह को किसी अनियमित चीज से बदल देता है। आप सिर्फ मजबूत नहीं बनते, आप कमतर हो जाते हैं। कोर विकसित होता है, फैलता है। फीड, और यह भोजन की मांग करता है। आध्यात्मिक भोजन। यू स्टार्ट विथ सप्लीमेंट्स। आप ऊर्जा पत्थरों में अपग्रेड करते हैं। अंततः आप नेक्सियन कोर चाहते हैं, फिर इंसानों वाले, फिर कुछ भी। अनियंत्रित भूख, अतृप्त मानसिक रक्तस्राव, कुछ अवशेष स्मृति अंशों को बरकरार रखते हैं। रेथबॉर्न की गूंज जिसने उन्हें जन्म दिया, यदि जुड़ जाए तो वे गूंजें शांत नहीं रहती। वे फुसफुसाते हैं, वे कुतरते हैं, कभी कभी वे चिल्लाते हैं। आप वो बातें सुनते हैं जो कोई नहीं सुनता। उस क्रोध को महसूस करें जो आपका नहीं है। अपराध बोध, आतंक, उत्साह। जब तक आपकी पहचान खंडित नहीं हो जाती, तब तक जीवन भर की भावनाएं आपके अंदर समाहित हो जाती हैं। कुछ नेक्सियन जो इतने मूर्ख होते हैं कि अवशोषण से बचे रहते हैं, अंत में खुद से ही बात करने लगते हैं। दूसरे अपना नाम भूल जाओ। शारीरिक उत्परिवर्तन। छवि सामने आते ही मैथ्यू अनजाने में घबरा गया। एक काउंसिल केस फाइल। एक नेक्सियन जिसने एक किशोर अवशेष कोर को अवशोषित करने की कोशिश की, 3 दिन जीवित रहा। फिर उसके शरीर ने उत्परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया। उसकी नसें सचमुच काली पड़ गईं। वे कीड़े की तरह त्वचा के नीचे स्पंदित होते हैं। पूर्णिमा की चांदनी में उसकी आंखें लाल हो गईं और जबड़ा खुलने से पहले वह 7 घंटे तक चिल्लाता रहा। जब उन्होंने उसे पाया तो उसका आधा धड़ विकृत हो चुका था। कोई हड्डियां नहीं, बस आध्यात्मिक मांस किसी ऐसी चीज में बदल रहा है जो मानव नहीं है। उसे मारने के लिए उन्हें पूरा फर्श जलाना पड़ा। और फिर कोर इम्प्लोजन हुआ। यह दुर्लभ था, लेकिन संभव था। विदेशी दबाव मेजबान पर हावी हो जाता है, उनके मूल को पूरी तरह से बदल देता है।
नेक्सियन 5 मिनट से भी कम समय में मर जाता है। कोई नहीं, बस धूल, मानो वे कभी अस्तित्व में ही न हो। मैथ्यू ने धीरे से सांस छोड़ी। वह महसूस कर सकता था कि उसका एक हिस्सा पहले से ही आगे की ओर झुका हुआ है। प्रलोभित, जिज्ञासु। फिर डॉक्टर मुनि का अंतिम सुर अब और जोर से बजने लगा। मूर्ख लोग सत्ता की तलाश करते हैं, हताश लोग इसे ले लेते हैं, लेकिन जो जीवित रहते हैं वे कुछ और बनने की तैयारी करते हैं। मैथ्यू मेज से पीछे हट गया। कोर एक बार झिलमिलाया।